वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक तेलुगु वेब सीरीज को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है विकटा कवि। इस सीरीज में ओवरऑल से 6 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास। अब सीरीज के बारे में बात करें तो नाइस, एक बार जरूर देख सकते हैं। आजकल ये जी5 प्लेटफॉर्म वाले थोड़ा अच्छे खासे वेब सीरीज रिलीज कर रहे हैं। सस्पेंस और थ्रिल क्रिएट करने में ये वेब सीरीज कामयाब रही। 4 एपिसोड्स के बाद ऑडियंस गेस कर लेते हैं कि हुआ क्या होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक जबरदस्त सस्पेंस रिवील होता है। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस वेब सीरीज की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इस सीरीज की कहानी चलती है इन द ईयर ऑफ 1970s के दरमियान में, और इसी तरह स्पेशली महबूब नगर के जिले में एक छोटा सा गाँव होता है जिसका नाम होता है अमरगिरी। वहाँ पर चलती है ये कहानी। रात के समय रंगड़ू नाम का एक बंदा दारू की दुकान के पास जाकर फुल दारू पीने लगता है। उसी दुकान के पास वीरन्ना नाम का एक बंदा बैठा होता है जो जुए का गेम खिलाते रहता है। रंगन्ना हर रोज इस वीरन्ना के पास आकर इसके साथ गेम खेल के हारते रहता है। वीरन्ना रंगड़ू और उसके दोस्तों से कहने लगता है कि तुम हर रोज मेरे से हार ही रहे हो, चलो आज मैं तुम्हें एक नया चैलेंज देता हूँ। अगर तुम इसी वक्त पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है ना, उस मंदिर के पास जाकर लालटेन जलाओगे तो मैं तुम्हें अपना बकरा दे दूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम मुझे चवन्नी देना। अब यहाँ पर बात यह है कि दिन में ही गांव का कोई भी बंदा उस तरफ नहीं जाता। वार्निंग बोर्ड लगा के रखा होता है गांव के बड़े लोगों ने, तो ऐसे में रात के समय पर वहाँ पर जाना इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन फिर भी चवन्नी के बदले इसको एक बकरा मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये तीनों कोई चीज को देखकर वहीं पर बेहोश गिर जाते हैं। खैर दूसरे सीन में इस गांव के महाराजा को दिखाया जाता है। एक्चुअली 25 साल पहले इस राजा के बेटे महादेव की डेथ हो गई थी। उस दिन से लेते हुए ये राजा गांव से बहुत ही दूर अपने सेपरेट किले में रहते आ रहा है। 25 साल पहले पहाड़ी वाली मंदिर के पास कोई फेस्टिवल चल रहा था। उसी दिन राजा की बेटे की डेथ हो गई थी। मतलब उस मंदिर के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ होता है और उसी दिन से उस मंदिर के पास कोई भी नहीं जाता। वहाँ की देवी माँ की अब तक पूजा नहीं हुई। गांव वाले यही समझने लगते हैं कि वहाँ पर देवी माँ का श्राप है। राजा हर साल अपने बेटे का पिंडदान करते रहता है। तभी राजा का दामाद रघुपति राजा के पास आकर कहने लगता है कि राजा जी, श्रीशैलम का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। कुछ महीनों के बाद सारा पानी उस प्रोजेक्ट में छोड़ने वाले हैं। अगर वैसा हुआ तो हमारा ये सारा एरिया पानी में डूब जाएगा। जल्द से जल्द हमें इस प्लेस को छोड़ना होगा। तभी गांव का एक बंदा राजा से कहने लगता है कि राजा साहब, सारे 32 लोग हो चुके हैं। दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये सुनने के बाद राजा कुछ भी नहीं जवाब देता, वापस अपने किले में आ जाता है। राजा के घर के पास कुछ गांव वाले आए होते हैं। उसी में रंगड़ू की बीवी भी होती है। कहने लगती है कि राजा, कल रात मेरा पति भी जंगल में गया था। राजा अपने गांव वालों को दिलासा दिलाने लगता है। दूसरे सीन में हैदराबाद में रहने वाले रामकृष्णा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल रामकृष्णा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते रहता है और इसी तरह शहर में जो भी घटना पेश आती, पहली फुर्सत में पुलिस वाले रामकृष्णा को क्राइम स्पॉट पर बुलाते हैं उस केस को सॉल्व करने के लिए। रामकृष्णा झटके से केसेस को सॉल्व करते रहता है। मतलब अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद एक डिटेक्टिव बनना चाहता है, सच्चाई को आगे रखना। फिलहाल भी पुलिस वाले रामकृष्णा को किसी क्राइम स्पॉट पर बुलाते हैं मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए, तो रामकृष्णा झटके से इस केस को सॉल्व कर देता है। बदले में पुलिस वाले रामकृष्णा को थोड़े बहुत पैसे देते रहते हैं। रामकृष्णा का टैलेंट देखकर वहाँ का नवाब आजम खान रामकृष्णा को बहुत अप्रिशिएट करने लगता है। रामकृष्णा का प्रोफेसर का नाम होता है वेणुगोपाल। इन दोनों के बीच स्टूडेंट टीचर कम दोस्ती का ज्यादा रिलेशनशिप होता है। उसके बाद रामकृष्णा वेणुगोपाल के साथ साड़ियों की दुकान के पास जाता है अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए। अब इसी दरमियान में जोरदार बारिश स्टार्ट होती है। इस बारिश को देखकर रामकृष्णा फटाफट से अपने घर भागने लगता है, वेणुगोपाल को वहीं पर छोड़कर। दूसरे दिन वेणुगोपाल को इसके गाँव से एक लेटर आता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद वेणुगोपाल बहुत दुखी होने लगता है। इस लेटर में गांव के हालात के बारे में लिखा होता है और इसी तरह ये लाइन भी होती है कि अब तक 32 लोग हो चुके हैं। इसी दरमियान में रामकृष्णा वेणुगोपाल के पास आता है। वेणुगोपाल रामकृष्णा को हल्के से डांटने लगता है कि कल तुम बिना पैसे दिए साड़ी लेकर क्यों भाग गए, मुझे 50 रुपए देना पड़ा। रामकृष्णा कहने लगता है कि एक्चुअली सर, मेरी माँ को उम्रोफोबिया है। मतलब बरसात से मेरी माँ बहुत डर जाती है, इसलिए मैं कल बारिश स्टार्ट होते ही फटाफट से अपने घर भाग गया। बाद में लेटर के बारे में पूछने पर वेणुगोपाल अपने गांव के बारे में बताने लगता है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम हमारे गांव पर जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो रामकृष्णा। वहाँ के राजा तुम्हें बहुत अच्छा इनाम भी देंगे।
रामकृष्णा यही कहने लगता है कि सर मैं अपनी माँ को छोड़कर उतनी दूर नहीं जा सकता। उसी वक्त रामकृष्णा की माँ गौरी की तबीयत और बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट करता है रामकृष्णा। इलाज के लिए तो पैसों की जरूरत होती है। वेणुगोपाल से यही कहने लगता है कि सर मैं आपके गांव पर जाऊंगा। वेणुगोपाल का गांव और कुछ नहीं वही अमरगिरी होता है। इस तरह से रामकृष्णा अमरगिरी पर जाता है। पैदल जाते समय तभी इसकी मुलाकात लक्ष्मी नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी कार से आ रही होती है। रामकृष्णा को देखकर अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने लगती है और इसी तरह ये लक्ष्मी एक साइकोलॉजी स्टूडेंट होती है। खैर गांव में आने के बाद रामकृष्णा पहली ही फुर्सत में राजा के घर पर जाता है। वेणुगोपाल का लेटर दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे वेणुगोपाल सर ने भेजा, इस गांव में कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसी को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। लेकिन राजा रामकृष्णा से ही कहने लगता है कि हमारे गांव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम दूसरी बस पकड़कर यहाँ से चले जाओ। सो बेचारा रामकृष्णा बस स्टॉप पर जाकर नेक्स्ट बस का इंतजार करते रहता है। एक्चुअली यहाँ पर बसेस नहीं होते, घोड़ा गाड़ी होती है। उसी वक्त चिट्टी नाम की एक छोटी बच्ची रामकृष्णा के पास आकर कहने लगती है कि मेरे पापा मुझे भूल चुके हैं, क्या तुम मेरे पापा को हमारे बारे में याद दिलाओगे। इस बच्चे की बातें सुनने के बाद रामकृष्णा को अपने पापा के बारे में ही याद आता है। मतलब रामकृष्णा ने भी अपने पापा को नहीं देखा था। बचपन से ही इसकी माँ ने रामकृष्णा को पाल पोस कर बड़ा किया। सो रामकृष्णा इस छोटी बच्ची से कहने लगता है कि तुम्हारे पापा कहाँ पर है, मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं समझाऊंगा। सो ये बच्ची रामकृष्णा को गांव के एक मंदिर के पास ले जाकर खिड़की के अंदर झांकने के लिए कहती है। तो रामकृष्णा खिड़की से अंदर झांक कर शॉक में रह जाता है क्योंकि उस कमरे में काफी सारे लोग कैद होते हैं और वो भी बहुत ही अजीब की हालत में, पागल हो चुके होते हैं ये लोग। दूसरे सीन में रत्नम नाम के एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है और ये रत्नम बच्चों को पढ़ाते हुए कोई चीज से बहुत ही डर रहा होता है। इसको ऐसा लगता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ रामकृष्णा उसी मंदिर में सो जाता है। मतलब डिसाइड कर लेता है कि रामकृष्णा इस गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पंडित जी से परमिशन भी लेता है। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के लिए उसी मंदिर के एक छोटे से तालाब में स्नान करने लगता है। तभी देवैया नाम का एक पागल बंदा रामकृष्णा के पास आकर कहने लगता है कि साहब तुम हमारे गांव की समस्या को दूर करने के लिए आए हो ना, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुनी, अब हमारे गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस तरह से बहुत खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है। रामकृष्णा पंडित जी से गांव के प्रॉब्लम के बारे में पूछने पर पंडित जी कहने लगता है क्या हमारे गांव का कोई भी बंदा अगर जंगल में जाता है तो वो पागल हो जाता है, अपना पास्ट भूल जाता है। ऐसे ही लोगों को हमने मंदिर के कमरे में बांध के रखा। हमारे गांव पर देवी माँ का श्राप लग चुका है और वैसे भी तुम ये सारे झमेले में मत पड़ो, 2-3 दिन रहकर यहाँ से चले जाओ बेटा। बाद में रामकृष्णा इस गांव के पुलिस स्टेशन पर जाता है। उस पुलिस वाले का नाम होता है पटेला। झूठ कहने लगता है कि मुझे हैदराबाद की गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजा और इसी तरह तुम्हारे गांव के राजा जी भी अपने आदमी को भेजकर रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हारे गांव पर आकर प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। इस तरह से इस पटेला से गांव के प्रॉब्लम के बारे में डिटेल से पूछने लगता है। पटेला कहने लगता है कि 25 साल पहले पहाड़ी वाली मंदिर के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस दिन से लेते हुए वो मंदिर अभी भी बंद पड़ी है। उसके बाद पहली बार 2 लवर्स जंगल में जाने लगे, लेकिन वो दोनों उसी जंगल में बेहोश हो गए, अजीब से बिहेव करने लगे। उसके बाद जो कोई भी उस जंगल में जाता वो वैसे ही बिहेव करने लगा, मतलब अपना पास्ट भूलकर पागल हो चुके हैं। मंदिर में 31 लोगों को बांध के रखा है। रत्तम्मा नाम की एक वैश्या को गांव के बाहर बांध के रखा है क्योंकि वो तो अपवित्र है ना, इसीलिए। उसी रात रामकृष्णा पटेला के साथ मिलकर उस रत्तम्मा के घर पर जाने लगता है उसे खाना वाना देने के लिए। उसी वक्त लक्ष्मी भी खाना लेकर इस रत्तम्मा के पास आती है। पहले तो ये दोनों लक्ष्मी को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों बाहर आ ही जाते हैं। इसी बातों ही बातों में रामकृष्णा को ऐसा लगता है कि कोई इनको देख रहा है, शायद एक और बंदा भी यहाँ पर आया था। बाद में लक्ष्मी इस रत्तम्मा को कमरे में ले जाकर साफ सुथरा करने लगती है, मतलब कपड़े वगैरह चेंज करना। तभी ये लोग रत्तम्मा के हाथ में एक सिंबल को देखते हैं, मतलब इसके हाथ पर चाकू से ऐसा एक सिंबल बनाया होता है, चांद जैसा। रामकृष्णा रत्तम्मा के घर को ऑब्जर्व करके कहने लगता है कि कोई इसके घर में जबरदस्ती घुस आया था। अब रत्तम्मा को पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसकी वजह से इसने अपने हाथ पर ऐसा एक सिंबल बनाया, मतलब रत्तम्मा कुछ बताना चाहती है। दूसरे दिन वो टीचर रत्नम राजा के पास आकर कहने लगता है कि राजा जी, मैं अब और इस गांव में नहीं रह सकता। अब तक गांव के 32 लोग पागल हो चुके हैं। हर पल मैं डर डर के अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। राजा रत्नम से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सारे गांव में तुम ही एक लौते टीचर हो, बच्चे तुम्हें बहुत लाइक करते हैं। इसी दरमियान में रामकृष्णा लक्ष्मी पटेला राजा के पास आते हैं।
यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि लक्ष्मी और कोई नहीं राजा की पोती होती है, मतलब रघुपति की बेटी। रामकृष्णा को देखकर कहने लगता है, अरे तुम अभी भी वापस नहीं लौटे, 32 लोग पागल हो चुके हैं, तुम भी अपनी जान मत गवाओ, चले जाओ यहाँ से। रामकृष्णा और लक्ष्मी राजा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मैं किसी भी तरह से आपकी गांव की मिस्ट्री सॉल्व करके ही रहूंगा। तो फाइनली राजा रामकृष्णा को 48 घंटों का समय देता है। अब उसी जगह पर रत्नम होता है ना, वो अपनी साइकिल लेकर वापस जाने लगता है। रामकृष्णा उसी रत्नम को देखते रहता है। पटेला से कहने लगता है कि कल रात जब हम रत्नम्मा से मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पर मुझे किसी का होने का एहसास हुआ। कोई साइकिल से गुजर रहा था, शायद वो साइकिल रत्नम की ही हो सकती है। इस तरह से रत्नम पर शक करते हुए उसी रात ये दोनों रत्नम के घर पर चोरी चुपके जाने लगते हैं। रामकृष्णा सारे घर की तलाशी लेने लगता है तो तभी ये देखता है कि एक किताब में किसी का लेटर है। इस लेटर को ओपन करने के बाद ये बात पता चलती है कि ये रत्नम और वो वैश्या रत्नम्मा एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। लव लेटर होता है ये। तभी वो टीचर रत्नम अपने घर पर आता है। रामकृष्णा कहने लगता है कि तुमने तो उस रत्नम्मा से प्यार किया। रत्नम्मा जब ऐसी हालत में है तो तुम गांव छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, कैसा प्यार है तुम्हारा। रत्नम कहने लगता है कि कल रात मैं रत्नम्मा के पास आया था तो मैंने ये देखा कि तुम और लक्ष्मी रत्नम्मा को खाना खिला रहे हो, उसकी बहुत केयरिंग कर रहे हो, तो मैंने सोच लिया कि तुम लोग ही उसकी देखरेख कर लोगे, इसीलिए मैं इस गांव से जाने का डिसाइड कर लिया। किसी को कुछ पता नहीं कि आखिरकार इस गांव में हो क्या रहा है। अगर पता चलेगी तो कोई भी इस गांव में नहीं रहेगा, सारे लोग भाग जाएंगे। ये गांव अब इतना सेफ नहीं है। आधी रात को नदी के पास आओ, मैं तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताऊंगा। सो उसी तरह से आधी रात को रामकृष्णा नदी के पास जाकर टीचर रत्नम का इंतजार करते रहता है। इसी दरमियान में ये देखता है कि उस नदी में कुछ बोट्स वगैरह घूम रहे हैं। खैर बहुत देर होने के बावजूद भी वो टीचर रामकृष्णा से मिलने के लिए नहीं आता। सुबह होने के बाद जब रामकृष्णा वापस गांव में आ रहा होता है तो इसकी मुलाकात पटेला से होती है। यही बात कहने लगता है। तभी उसी जंगल में इन दोनों को वो टीचर रत्नम नजर आता है जो अपनी याददाश्त भूल के पागल हो चुका होता है। सो गांव वाले इस रत्नम को भी कुछ पूजा वगैरह करके, मतलब कुछ रिचुअल्स करके उसी मंदिर के कमरे में बांध के रख देते हैं। उसके बाद रामकृष्णा पटेला से उस एरिया का पुलिस रिपोर्ट मंगवाकर पढ़ने लगता है। इस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि 25 साल पहले, मतलब उस टाइम पहाड़ी वाली मंदिर के पास जबरदस्त फेस्टिवल हो रहा था। उस वक्त जोरदार बारिश होने लगी। उस बारिश की वजह से 106 लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों को ये बात शॉकिंग लगी कि आखिरकार कोई बारिश की वजह से कैसे मर सकता है। काफी सारे ऑफिसर्स आकर इसकी तहकीकात करने लगे, लेकिन एक भी क्लू उनके हाथ नहीं लगा। गांव के कुछ लोगों का ये कहना होता है कि देवी माँ का श्राप था वो। दूसरी तरफ और कुछ लोग कहने लगते हैं कि इन जंगलों में कुछ बुरी आत्माएं घूम रही है। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद रामकृष्णा उस जंगल के अंदर जाने का डिसाइड कर लेता है, अपने हाथ में लालटेन लेकर। पटेला इसको मना करने लगता है लेकिन फिर भी ये सुनता ही नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद रामकृष्णा को 4 लोग नजर आते हैं जो लकड़ियां काट कर ला रहे होते हैं। तो विदिन सेकंड में रामकृष्णा की आंखों के सामने ही वो चारों लोग बेहोश गिर जाते हैं, पागल हो जाते हैं। खैर सुबह होने के बाद रामकृष्णा पटेला से कहने लगता है कि इतनी दिनों तक मैं यही सोच रहा था कि ये कोई इंसान का खेल है, लेकिन कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा वो 4 लोग एकाएक से बेहोश हो गए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो मुझ पर वो जादू क्यों असर नहीं हुआ, मतलब मैं पागल क्यों नहीं हुआ। उसके बाद रामकृष्णा पहाड़ी वाली मंदिर के पास जाता है और अच्छे से इंस्पेक्शन करने के लिए। तभी रामकृष्णा के पास वो पागल बंदा देवैया आकर रामकृष्णा से कुछ उटपटांग से बातें करते रहता है कि वो देखो, ऊपर देखो, तुम्हें नजर आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। लेकिन रामकृष्णा को देवैया की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती, वो वहाँ से चला जाता है। तभी गांव के बड़े लोग रामकृष्णा को पंचायत पर बुलाकर डांटने लगते हैं कि तुम इस गांव में नए हो, तुम हमारे गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्यों रात के वक्त जंगल में जा रहे हो तुम, रात के समय उस जंगल में जाना निषेध है। रामकृष्णा कहने लगता है आप नहीं, इस गांव की देवी माँ ही आकर मुझे जाने के लिए कहेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तभी उस गांव का एक बंदा रामकृष्णा पर पत्थर फेंकने पर इसके सर को हल्का सा जख्म हो जाता है। बाकी गाँव वाले भी इस पर टूट पड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पटेला रामकृष्णा को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ रघुपति अपनी बेटी लक्ष्मी से कहने लगता है कि बेटा, मैंने सुना है कि तुम उस शहर वाले बंदे के साथ घूम रही हो। गांव में हमारी कुछ इज्जत है बेटा, उसका ख्याल रखो तुम, और उसी तरह तुम अपने कपड़े शपड़े पैक कर लो, आज रात हम श्रीशैलम जा रहे हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि लक्ष्मी की माँ पैरालाइज हो चुकी होती है, मतलब व्हीलचेयर में होती है, ये ना बात कर पाती ना चल पाती। खैर लक्ष्मी अपनी फादर की बातों को इग्नोर करते हुए
उसी रात रामकृष्णा से मिलने के लिए आती है और इस गांव का सच पता करने के लिए ये दोनों उस जंगल में अंदर जाने लगते हैं। अच्छे से कैंप फायर लगाकर एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहते हैं। रामकृष्णा लक्ष्मी से पूछने लगता है, क्या कोई बंदा सडनली अपनी याददाश्त भूल सकता है? लक्ष्मी कहने लगती है, इन सम केसेस इट्स पॉसिबल, जैसे सर के किसी हिस्से में जबरदस्त चोट लगे या तो फिर कोई हार्मफुल केमिकल की स्मेल आए। रामकृष्णा कहने लगता है कि एक्चुअली मुझे इनोस्मिया है, मतलब मुझे किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती, इसीलिए शायद उस रात मेरी आंखों के सामने वो 4 बंदे पागल हो गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर स्मेल सेंस है ही नहीं। इसी बातों के दरमियान में ये दोनों ये देखते हैं कि जंगल के सारे बटरफ्लाईज तितलियां एक पेड़ के पास जमा होकर इसके गोल गोल घूमते रहते हैं। इसी चीज को देखने के लिए जब ये दोनों उस पेड़ के पास जाने लगते हैं तो लक्ष्मी अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद रामकृष्णा लक्ष्मी को अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है कार में। तभी इसकी मुलाकात वीरन्ना से होती है। कहने लगता है, अरे तुम तो इसी गाँव के बंदे हो ना, चलो गाड़ी में बैठो, फटाफट से हम हॉस्पिटल चलते हैं। वीरन्ना लक्ष्मी को देखकर कहने लगता है कि साहब, इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर पर आओ, इसका इलाज है मेरे पास। इस तरह से वीरन्ना लक्ष्मी को अपने घर पर ले जाकर एंटीडोट देने लगता है, जो बहुत ही सेफली छुपा के रखा होता है इसने। उसी घर में रामकृष्णा उस पत्थर को भी देखता है जिस पत्थर से आज सुबह किसी ने इसको मारा था, उस पर खून लगा था और ये वीरन्ना इसके ब्लड का टेस्ट किया होता है। वीरन्ना से पूछने लगता है कि तुमको मेरे खून से क्या लेना देना और तुम्हारे पास ये एंटीडोट कैसे आया, किसने दिया? तभी अचानक से वीरन्ना रामकृष्णा पर हमला कर देता है, बहुत जख्मी करके कहने लगता है कि आज पूर्णिमा है, आज रात उस पेड़ से जो स्मेल आएगी उस स्मेल की वजह से गांव के सारे लोग पागल हो जाएंगे। इस तरह से रामकृष्णा को ही मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रामकृष्णा किसी भी तरह से वीरन्ना को जख्मी करके लक्ष्मी को लेकर गांव के अंदर जाता है। लेकिन इससे पहले सारे गांव वाले पागल हो चुके होते हैं, बहुत ही मदहोश तरीके से कहीं पर जाते रहते हैं। रामकृष्णा लक्ष्मी को किसी सेफ जगह पर रखकर उस पेड़ के पास जाने लगता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी दोबारा वीरन्ना रामकृष्णा के पास आकर इसको रोकने की कोशिश करने लगता है। इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान रामकृष्णा वीरन्ना को उस कार में रखकर उस कार को उस पेड़ के पास धक्का देकर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर वीरन्ना और इसी तरह से वो बड़ा वाला पेड़ भी जल के राख हो जाते हैं। सारे गांव वाले नॉर्मल होने लगते हैं। दूसरे दिन रामकृष्णा राजा के पास जाकर यही बात सुनाने लगता है कि ये सब कुछ एक पेड़ से आने वाली बदबू से हुआ, लेकिन उस बीमारी का एंटीडोट वीरन्ना के पास था। सवाल ये है कि वीरन्ना के पास वो एंटीडोट आया कैसे? उसका इंटेंशन यही था कि वो सारी गांव को बर्बाद कर दे। क्या दुश्मनी है उसका और गांव का? राजा रामकृष्णा को अप्रिशिएट करते हुए कहने लगता है कि तुमने हमारी गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और लगता है मेरे घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओगे। मेरा बेटा महादेव पढ़ाई करने के लिए लंदन गया, अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ गया। बाद में वो एक आदिवासी लड़की से प्यार करके उसके साथ शादी कर ली। उस रात मरने से पहले मेरा बेटा मेरे कान में एक बात कही थी कि किले के पूरब की ओर। मेरा बेटा मरने के बाद मैं पूरब की ओर हर एक चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे दिमाग में अभी तक एक सवाल बन के रह गया कि मेरा बेटा कहना क्या चाहता था। कुछ दिनों के बाद श्रीशैलम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये सारा एरिया पानी में डूब जाएगा। अगर ऐसा ही हुआ तो मेरा बेटा का राज भी पानी में डूब जाएगा। सो राजा उस राजा के पुराने वाले महल के स्टोर रूम में जाता है, बस ऐसे ही चेक करने के लिए सबूत वगैरह। तो वहाँ पर इसको महादेव और उसकी बीवी की फोटो नजर आती है। शॉकिंगली ये महादेव और कोई नहीं रामकृष्णा का फादर होता है। उस फोटो में रामकृष्णा की माँ होती है। शायद महादेव मरने के बाद रामकृष्णा की माँ रामकृष्णा को लेकर हैदराबाद चली गई। उसके बाद वो पुलिस वाला पटेला रामकृष्णा को उस जले हुए पेड़ के पास बुलाता है। कहने लगता है कि रामकृष्णा, हमने सराउंडिंग में सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन वीरन्ना की लाश पाई नहीं गई, जिसका मतलब शायद वीरन्ना अभी भी जिंदा है। इसी बातों ही बातों में कुछ आदिवासी लोग और उनका मुखिया पशुपति इस पेड़ के पास आते हैं। गांव वालों को डांटने लगता है कि तुमने खामखा एक पेड़ की जान ले ली, ये सब कुछ देवी माँ का श्राप है। रामकृष्णा उस पशुपति की छाती पर एक टैटू को देखता है। सेम ऐसा एक टैटू रामकृष्णा के छाती पर भी होता है, लेकिन अधूरा। मतलब अगर ये टैटू कंप्लीट होता तो सेम उसी तरह का होता। खैर उसके बाद रामकृष्णा उस महल के पूरब की ओर जाकर हर जगह पर तलाश करने लगता है। तभी रामकृष्णा ये ऑब्जर्व करता है कि एक मास्क वाला बंदा इसको फॉलो कर रहा है। रामकृष्णा इस बंदे को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके हाथ नहीं आता। एक्चुअली ये बंदा और कोई नहीं, रघुपति का बंदा होता है।
उसके बाद रामकृष्णा पटेला के साथ मिलकर उन आदिवासियों के एरिया में जाकर पशुपति से महादेव के बारे में पूछने लगता है। पशुपति कहने लगता है कि वो राजा का बेटा हमारी बिरादरी की लड़की से शादी की, लेकिन हमारे रीति रिवाज को धुतकार दिया, इसलिए देवी माँ को गुस्सा आकर श्राप दे दिया। बाद में वहाँ से ये दोनों साइड में आने के बाद रामकृष्णा इस पटेला से अपनी सच्चाई बताने लगता है कि ये राजा का पोता है, मतलब महादेव का बेटा। मुझे लगता है कि ये रघुपति और इस वीरन्ना का कोई संबंध है। उस रात वीरन्ना सारे गांव वालों का सर्वनाश चाहता था और उसी दिन रघुपति अपनी फैमिली को लेकर श्रीशैलम जाने वाला था। और इसी तरह वीरन्ना के पास एंटीडोट होने के बावजूद वो किसी को भी ना देते हुए सिर्फ लक्ष्मी को ही दिया। उसी रात रामकृष्णा राजा के पास जाकर महादेव के बारे में डिटेल से बताने के लिए कहता है, शायद आपके जरिए से मुझे कुछ क्लू मिल जाए। तो राजा रामकृष्णा को जो हुआ वो सुनाने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। बहुत सालों के बाद महादेवा अपनी पढ़ाई खत्म करके लंदन से वापस इंडिया आता है। सारे गांव वाले राजा बहुत खुश होते हैं। इसी दरमियान में महादेव को ये बात पता चलती है कि राजा की बेटी यशोदा मतलब इसकी बहन रघुपति नाम के एक बंदे से प्यार कर रही है। अब रघुपति गरीब होने के बावजूद भी महादेव राजा को समझा बुझाकर इन दोनों की शादी करवा देता है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि महादेव और गौरी अपने टीनेज की उम्र से ही प्यार कर रहे होते हैं। महादेव गौरी से वादा किया होता है कि वापस आकर इससे शादी करेगा। तो सेम उसी तरह से महादेव अपने प्यार के बारे में बताने लगता है। अब राजा इन दोनों के रिश्ते को मना करने की वजह से महादेव गौरी को लेकर जंगल में चला जाता है अकेले अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। कुछ सालों के बाद इन दोनों की एक संतान होती है, वही रामकृष्णा। सो फाइनली राजा महादेव को अपना लेता है। जिस दिन उस मंदिर के पास फेस्टिवल होने वाला होता है तो आदिवासी और गांव के कुछ लोग उस मंदिर के पास जाकर पूजा पाठ करते रहते हैं। इसी दरमियान में पशुपति रामकृष्णा की छाती पर टैटू डालने लगता है, मतलब अपने रीति रिवाज के हिसाब से। तभी महादेव यहाँ पर आकर अपने बच्चे को अपने हाथ में लेता है। सारे लोगों को डांटने लगता है कि ये तो छोटा बच्चा है, इसको सुई चुबा रहे हो, कैसे जाहिल लोग हो आप लोग। अब ये चीज देखकर वो मुखिया पशुपति देवी माँ से माफी मांगने लगता है कि महादेव ने हमारे रीति रिवाज को धुतकार दिया, हमें माफ कर दो माँ। अब उसी रात जबरदस्त बारिश हुई। उसी बारिश की वजह से तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और किसी जगह पर राजा को महादेव जख्मी नजर आया। जब महादेव को बचा रहा था तो मरने से पहले महादेव ने राजा के कार में ये कहा कि महल के पूरब की ओर। खैर उसके बाद रघुपति के बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता चलती है हमें। रघुपति यशोदा से प्यार करने का नाटक करके इससे शादी की और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। 25 साल पहले ही इसको पैरालाइज कर दिया था और जब भी रघुपति को गुस्सा आता है अपना गुस्सा यशोदा पर निकालते रहता है। हर रात इसको बहुत टॉर्चर करते रहता है। उसी समय लक्ष्मी इस चीज को देखकर शॉक में रह जाती है। अपनी माँ के पास आकर इसको दिलासा दिलाने लगती है कि माँ, मैं आज तक यही सोच रही थी कि मेरे पापा सिर्फ अच्छे पापा नहीं है, लेकिन वो तो अच्छे इंसान है ही नहीं। दूसरे दिन रघुपति चोरी चुपके उस पुराने मंदिर पर जाने लगता है। शॉकिंगली इस पुराने मंदिर में वीरन्ना होता है, मतलब सच में इन दोनों का कनेक्शन है इस गांव को मिटाने में। दूसरी तरफ रामकृष्णा को राजा की एक बात याद आती है। कल रात राजा से पूछा था क्या उस रात उस हादसे में कोई बंदा बच गया था। राजा कहने लगता है हाँ देवैया, लेकिन वो अब पागल हो चुका है। उस रात क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन फिर भी रामकृष्णा उस देवैया को किसी जगह पर लाकर इसको करंट शॉक देने लगता है लक्ष्मी की मदद से। सो फाइनली 2-3 बार ट्राई करने के बाद ये देवैया नॉर्मल हो जाता है। इसको अपना नाम याद होता है। देवैया से पूछने लगता है कि बताओ देवैया, उस रात क्या हुआ था, तुमने क्या देखा। उस रात आदिवासी लोग और गांव के काफी सारे लोग मंदिर के पास पहुंचकर फेस्टिवल मनाने लगते हैं। वहां पर गौरी भी होती है। तभी अचानक से वहां पर बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन वो बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, एसिड वाली बारिश थी। मंदिर के बाहर जो कोई भी लोग थे वो सारे लोग मर जाते हैं। लकीली उस वक्त देवैया, गौरी और रामकृष्णा मंदिर के अंदर होते हैं। इस भयंकर हादसे को देखकर देवैया शॉक में रहकर ये पागल हो जाता है। इसी हादसे की वजह से जब कभी भी बारिश होती है रामकृष्णा की माँ को बहुत डर लगने लगता है। बातों ही बातों में देवैया रामकृष्णा से कहने लगता है कि शादी से पहले तुम्हारे माँ बाप महल के पूर्व वाले कुएं के पास मुलाकात किया करते थे। तो रामकृष्णा उसी तरह से उस पुराने कुएं के पास जाकर वहाँ पर तलाश करने लगता है। कुएं के एक पत्थर पर रामा कहकर लिखा होता है। जब उस पत्थर को हटाता है तो उसके अंदर एक बैग होती है। सो रामकृष्णा इस बैग को लेकर राजा के पास जाकर इसके अंदर की चीजें देखने लगता है। इसके अंदर कुछ पेपर्स भी होते हैं, शायद कुछ केमिकल फॉर्मूलास वगैरह।
उसी रात रघुपति के कुछ आदमी उस बैग को हासिल करने के लिए रामकृष्णा के कमरे में आते हैं। रामकृष्णा इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग रामकृष्णा को जख्मी करके वो बैग लेकर भाग जाते हैं। रामकृष्णा बहुत जख्मी हो जाता है और उसी तरह राजा कुछ काम की वजह से दूसरे गांव जाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उस रात भी रघुपति के आदमी रामकृष्णा के पास आते हैं। बात यह है कि रामकृष्णा ने उस बैग में दूसरे पेपर्स रख दिया था फेक। अब असली पेपर्स चुराने के लिए ये लोग दोबारा आते हैं। शॉकिंगली इन लोगों में से रघुपति भी होता है। रामकृष्णा को डांट डपट कर कहने लगता है कि वो बैग मेरे हवाले कर दो। उसी वक्त राजा रघुपति के आदमियों को अपनी गन से मारकर रघुपति को अपने कब्जे में लेता है। मतलब ये सब कुछ रामकृष्णा और राजा का एक नाटक था, रघुपति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। राजा कहने लगता है कि देवैया से मुझे ये बात पता लग चुकी है कि रामकृष्णा मेरा पोता है, बताओ उस बैग को क्यों चुराना चाहते हो। रघुपति जो हुआ वो सुनाने लगता है। जब महादेव लंदन से वापस इंडिया आता है, एक दिन महादेव और रघुपति हैदराबाद जाते हैं आजम खान से, नवाब आजम खान से मिलने के लिए। कहने लगता है कि हमारे एरिया में ढंग से बारिश ना होने की वजह से किसान बहुत दुखी है। मैंने लंदन में बारिशों के बारे में रिसर्च किया था। मेरे रिसर्च में ये बात पता चली कि हम लोग आर्टिफिशियली बारिश बरसा सकते हैं। एक केमिकल फार्मूला तैयार किया है मैंने। अगर इस फार्मूले को आसमान में जाकर बादलों में डाल देंगे तो वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होकर वहाँ के बादल बारिश बरसाएंगे। आसमान में जाने के लिए मुझे आपकी फ्लाइट की जरूरत है। लेकिन दूसरे ही दिन वो आजम खान सेपरेटली रघुपति को अपने पास बुलाता है। इससे कहने लगता है कि देखो महादेव, बारिश बरसाकर सारे गांव के लिए भगवान बन जाएगा, बदले में तुम्हें क्या मिलेगा वो फार्मूला मुझे ला कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और वैसे भी तुम पॉलिटिक्स में आना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। इस तरह से इसको लालच दिखाते हुए एक बंदे से मिलवाता है, जोसेफ, जो एक साइंटिस्ट होता है। और ये जोसेफ और कोई नहीं वीरन्ना होता है। कहने लगता है कि इस जोसेफ को महादेव के पास लगा दो। जब ये स्टोरी रघुपति बोल रहा होता है तो तभी गांव वाला एक बंदा राजा के पास आकर कहने लगता है कि गांव के घर जल रहे हैं राजा। तो फटाफट से राजा पटेला कुछ आदमियों को लेकर गांव पर जाने लगते हैं। इसी गैप में वो वीरन्ना लक्ष्मी को जख्मी करके रघुपति को अपने साथ ले जाता है। दूसरे सीन में एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो आजम खान पाकिस्तान से मिला हुआ है। आजम खान पाकिस्तान को कॉल करके कहने लगता है कि हमारा बंदा जोसेफ एक फार्मूले को डिस्कवर किया है। अगर वो फार्मूला किसी भी पेड़ में इंजेक्ट कर देंगे तो उस पेड़ से एक बहुत ही अजीब की स्मेल आती है। उस स्मेल को सूंघने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, अपनी याददाश्त खो देते हैं। जोसेफ ने उसका एंटीडोट भी बना लिया है। इसी फार्मूले को हम बॉर्डर में इस्तेमाल करेंगे, इंडियन आर्मी को पागल कर देंगे और वो बारिश वाली फाइल भी जल्द ही हमारे हाथ लगेगी। दूसरे दिन रामकृष्णा अपनी माँ को इस गांव पर बुलाकर अपने फादर की कब्र को दिखाने लगता है। तब जाके गौरी को ये बात पता चलती है कि इसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत फुट फुट के रोने लगती है। गौरी जो हुआ वो रामकृष्णा को सुनाने लगती है। उस वक्त महादेव के साथ काम करने के लिए रघुपति वीरन्ना नाम के एक बंदे को लाया था। महादेव के हर एक काम में, हर एक एक्सपेरिमेंट में ये साथ देने लगा। लेकिन महादेव कभी भी अपना वो बारिश वाला फार्मूला वीरन्ना से शेयर नहीं किया, वही जोसेफ के साथ। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन महादेव बारिश बरसाने वाला था। आजम खान की प्लेन में अपना वो फार्मूला रखकर आसमान में भेजा, लेकिन वो प्लेन मंदिर की ओर जाने लगी। तभी वो आजम खान और रघुपति महादेव को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगते हैं कि हमने तुम्हारे फार्मूले को बदल दिया, अब बारिश नहीं बल्कि आग की बारिश होगी। अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हारा फार्मूला हमें दे दो। महादेव यही कहने लगता है, नहीं, वो फार्मूला मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा, तुम लोग इंडिया को बर्बाद कर दोगे। इस तरह से इन लोगों से बचकर पहाड़ी वाली मंदिर के पास जाने लगता है जहाँ पर फेस्टिवल हो रहा होता है। लेकिन महादेव आने से पहले यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। काफी सारे लोग मर चुके होते हैं और लकीली मंदिर के अंदर इसकी बीवी और बेटा बच जाते हैं। ये सारी कहानी गौरी को सुनाने लगता है। बाद में महादेव गौरी को कुछ पैसे देकर हैदराबाद भेज देता है। कहने लगता है तक मैं ना बुलाऊं तुम वापस मत आना। गौरी वहां से जाने के बाद रघुपति महादेव के पास आकर इसको स्टैप कर देता है। उसी रास्ते से राजा और उसके आदमी गुजरते हुए महादेव को देखकर उसको बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऑफकोर्स मर जाता है। महादेव मरने से पहले राजा को क्लू बताना चाहता था कि कुएं के अंदर वो असली फार्मूला है, लेकिन बता नहीं पाता। रामकृष्णा राजा से कहने लगता है कि एक रात टीचर रत्नम और रत्नम्मा नदी में कुछ बोट्स को देखा। उन बोट्स के जरिए से ही वीरन्ना केमिकल्स को लाया करता था। ऐसा ही एक बोट का सिंबल
रत्नम्मा के हाथ पर था। मतलब यही रत्नम्मा बोलना चाहती थी। रत्नम और रत्नम्मा उन लोगों का सच जानने की वजह से इन दोनों को भी पागल कर देते हैं। रामकृष्णा कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो वीरन्ना उस खतरनाक फार्मूले को कहाँ पर छुपा के रखा। उस मंदिर में दोबारा पूजा पाठ स्टार्ट कर दीजिए। तो रात होने के बाद सारे गांव वाले उस मंदिर के पास जाते हैं। इसी दरमियान में आजम खान और उसके आदमी इस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। रामकृष्णा को धमकी देने लगता है कि तुम्हारे फादर का फार्मूला हमारे हाथ दे दो, वरना हम लोग तुम्हारे सारे गांव वालों को मार देंगे। रामकृष्णा कहने लगता है कि वो फार्मूला देवी माँ के चरणों के नीचे है। तो आजम खान के आदमी मंदिर के अंदर जाकर खुदाई करने लगते हैं। तो वहाँ पर महादेव का फार्मूला होने के बजाय वीरन्ना का वो पागल फार्मूला होता है। यही मौके का फायदा उठाकर रामकृष्णा उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग पागल हो जाते हैं सिवाय रामकृष्णा के। उसके बाद रामकृष्णा उन लोगों को भी एंटीडोट देने लगता है जो लोग पागल हो चुके होते हैं। गांव के लोग शहर से पुलिस वालों को बुलाकर रघुपति और आजम खान को गिरफ्तार करवाने लगता है। सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है। रामकृष्णा अपना एक डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट कर लेता है और इसी तरह पटेला अपनी जॉब छोड़कर इसके पास एज ए असिस्टेंट की तरह काम करते रहता है। तभी एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट से रामकृष्णा को कॉल आता है। कहने लगता है कि तुमने पाकिस्तान का प्लान फ्लॉप कर दिया, इसके लिए पाकिस्तान वाले तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें एक बार दिल्ली आना पड़ेगा। रामकृष्णा और पटेल दिल्ली जाने लगते हैं। इस तरह से ये पहला सीजन दी एंड होता है। दूसरा सीजन नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।